अरविंद जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर बाकी मित्रों की तरफ चलूंगा। मुख्य आपत्ति जताई जा रही है कि संविधान की शपथ लेके ऐसी बात क्यों कही। जो मैं समझ पाया, कांग्रेस की, सपा की और ओबीसी की मूल बात मैं ये समझ पाया कि संविधान की शपथ लेके ऐसी बात क्यों कही। हालांकि फिर मैंने भी ये समझने की कोशिश की कि क्या संविधान में कहीं ऐसा लिखा है कि सड़क पर नमाज ना रोकी जाए, ये सड़क पर ही नमाज हो। संविधान में तो सड़क पर नमाज हो कि नहीं हो इसका कोई लेने देना नहीं, ये प्रशासनिक विषय है, इसका संविधान से क्या लेना देना। मतलब थोड़े दिनों बाद हम ये कहेंगे पंखा चलाओ कि नहीं चलाओ, संविधान को देखो इसमें, तो ये तो विषय ठीक नहीं। ये प्रशासनिक विषय है कि सड़क पर ट्रैफिक रोकने का कोई काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, बस उतनी सी बात है। अरविंद जी देखिए अमिताभ जी, संविधान का जो व्यक्ति शपथ लिया हुआ होता है उसको वही भाषा बोलना चाहिए जो आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सड़क पर नमाज क्यों? सड़क चलने के लिए है, सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। क्या कानून इसका इजाजत देता है? नहीं, कानून इसका इजाजत नहीं देता है। और इस बात की व्याख्या समय समय पर हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा किया है। और कोर्ट्स ने कहा है सार्वजनिक जगहों पे बिना इजाजत नमाज नहीं पढ़ा जा सकता है। तो जो कानून कहता है, जो कोर्ट्स कहते हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा प्रश्न ये पैदा होता है, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? इस्लाम इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। इस्लाम के मानने वाले अनेकों विद्वानों ने कहा है कि कहीं भी ऐसे जगह पे इबादत करना जहां पे विवाद की संभावना हो, वो इबादत मंजूर नहीं होता है। प्रश्न ये पैदा होता है कि जहां पे इस्लाम पैदा हुआ है, क्या वहां सड़कों पर नमाज होता है? वहां परंपरा है? जाइए सऊदी अरब, नहीं होता है। और कोई पत्थर चलाएगा, जबरदस्ती करेगा, तो ऐसी सजा वहां दी जाती है कि 7 पीढ़ियां ऐसी हिमाकत करना नहीं चाहती है। फिर प्रश्न उठता है, ऐसा जिद क्यों? यह जिद केवल इसलिए कि बाकी समाज को दिखाया जा सके कि क्योंकि हम एक विशेष वर्ग के हैं, विशेष मजहब को मानते हैं, इसलिए हम बाकी समाज से ऊपर है, नियम कानून से ऊपर है, संविधान से ऊपर है, और इस जिद की इजाजत नहीं दी जा सकती है। और योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं बिल्कुल संविधान सम्मत कर रहे हैं। ठीक। हाजी नाजिम खान साहब, सड़क पर नमाज हो ही क्यों, ये झंझटी क्यों चाहते हैं? सड़क पर नमाज होगी तो टकराव होगा, संकट पैदा होगा, ट्रैफिक का भी और सद्भाव का भी। ट्रैफिक का भी जलूस निकल जाएगा, सद्भाव का भी जलूस निकल जाएगा। तो ठीक बात है, क्यों हो सड़क पर? नमाज के लिए बहुत सारी जगहें हैं। हाजी नाजिम खान। हाँ हाँ अमिताभ जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जब आपके साथ डिबेट करता हूं तो मुझे आपके रूप के अंदर मुझे अटल जी याद आते हैं, क्योंकि अटल जी का जब मैं इसी तरीके के सार्थक बातें सुनता था, संवाद सुनता था, तो सेम कॉपी मुझे आपके अंदर भी बिल्कुल नजर आती है, बिल्कुल अटल जी की कॉपी। तो मैं आपको दिल से आभार और शुक्रिया अदा आपका करता हूँ कि आप जैसे अनुभवी जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ मुझे डिबेट करने का मौका मिला। तो अमिताभ जी, मुझे तो बिल्कुल आपके अंदर वही सारी चीजें नजर आती है। अब देखिए, अब आ जाता हूँ मैं आपके मेन टॉपिक पर। देखिए, जिस तरीके की यहाँ पर धार्मिक आयोजन या नमाज की बात होती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ किसी भी समाज का धार्मिक आयोजन सड़क पर नहीं होना चाहिए। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है लखनऊ विश्वविद्यालय के पास की, तो एक सड़क ब्लॉक कर रखी है। मैं अभी वो वीडियो आपको भेजूंगा, आप अपने डिस्प्ले पर चलाना। वहां पर एक सड़क ब्लॉक कर रखी है उस आयोजन को लेकर, लेकिन यहाँ दिक्कत सिर्फ नमाज से कि नमाज सड़कों पर पड़ी जाती है। कहाँ नमाज सड़कों पर पड़ी जाती है? हाँ, कुछ समय पहले नमाज सड़कों पे पढ़ी जाती थी, क्योंकि एएसआई के पास 250 मस्जिद है हमारी, शायद वो मस्जिद मुस्लिम समाज को दे देते, तो मुझे लगता है कि जो सड़कों पर नमाज पढ़ रहे थे वो अपने मस्जिदों में नमाज अदा करते। लेकिन खैर, बाद में आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहना चाहता हूँ, अपने मुस्लिम समाज से कहता हूँ कि नमाज आप सिर्फ और सिर्फ मस्जिद में नमाज अदा करें। और अभी बकरीद की नमाज भी आएगी, बकरीद की नमाज के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बकरीद की नमाज भी ईदगाह में पढ़े और सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। हमारे मजहब इस्लाम से किसी को दिक्कत ना हो, उस चीज का पूरा ख्याल रखें। आपके चैनल पर यह अपील करता हूँ। और रही बात यह, एक मुद्दा अब डाइवर्ट करने की कोशिश करी जा रही है अमिताभ जी। अभी आप देख रहे हैं कि नीट का जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, उसका कोई बात नहीं होगी।
किस तरीके से मासूम बच्चों ने दुनिया से रुखसत होकर नेट के एग्जाम से पहले पेपर लीक होने पर उस पर चर्चा होनी चाहिए। पेट्रोल के रेट दोबारा क्यों बढ़े, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और आपने देखा होगा महिलाएं अपने आप को किस तरीके से असुरक्षित महसूस कर रही है। नहीं, हाजी नाजिम खान साहब, ठीक है, हाजी नाजिम खान साहब, ठीक, खान साहब, किसी भी विषय पर चर्चा ना हो ऐसा तो कोई बोल नहीं रहा, एक, और कोई बोले भी तो किसी के बोलने से चर्चा रुकती नहीं। ऐसा तो है नहीं कि 150 करोड़ के देश में राघवेंद्र सिंह ने कह दिया चर्चा ना करो तो चर्चा नहीं होगी। इतना बड़ा आदमी तो कोई है ही नहीं अब देश में। अब तो सूचना और संचार का युग है, आपकी जिस विषय पे जाओ उस विषय पर चर्चा करो, कोई रोक है क्या चर्चा पर? कोई रोक नहीं। नाजिम खान साहब, बात सही, हाँ अमिताभ जी बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ और मैं आपको दिल से पसंद भी करता हूँ। आपने कही चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष हमेशा चर्चा करता है, संवाद करता है और जो जनता के आम मुद्दे हैं उनको रखता है मौजूदा सरकार के सामने। लेकिन मौजूदा सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जिस जनता ने उनको वो सिंहासन पे बिठा लिया है उस जनता के बारे में सोचे। लेकिन यहाँ सोचने की तो बात है नहीं। यहाँ आप बताइए किस तरीके से पेट्रोल के रेट बढ़ रहे, तो ये पेट्रोल के रेट आगे बढ़े तो क्यों बढ़े, कि ऐसा देश के अंदर क्यों माहौल हुआ? चुनाव से पहले आपने देखा था नाजिम खान साहब, ठीक है, कि पेट्रोल के डीजल का रेट नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जैसे चुनाव हुआ 5 राज्य के चुनाव के बाद पेट्रोल के रेट डबल उसमें बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए अमिताभ जी। पीस पार्टी तो ये मांग करती है कि पेट्रोल और डीजल के रेटों पर अंकुश लगाए जाए, जनता को फायदा हो। ठीक है नाजिम खान साहब, पीस पार्टी के भाव को मैं सराहता हूँ, लेकिन उनको भी थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ाना होगा। ये स्थिति ऐसी नहीं कि जी पीस पार्टी, सपा, बसपा, कांग्रेस, जनता दल, लोक दल के कहे से कुछ हो जाए, वो समय नहीं है ना अभी। किसी देश के कहे से कुछ नहीं हो सकता। आप पीस पार्टी बता रहे हो, किसी की जेब में पेट्रोल की बोतल थोड़ी रखी है कि सस्ता कर देंगे। ना ना ना, इस गलतफहमी में कोई ना रहो भैया, जितने लोग यहां बैठे हो। और मैं देशवासियों से भी कहूंगा, कोई सरकार हो, कोई पार्टी हो, कोई देश हो, कोई माई का लाल इस वक्त ईंधन, तेल, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल को कम नहीं कर सकता। दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, अच्छा लगे तो भी बढ़ेंगे, बुरा लगे तो भी बढ़ेंगे। ये जान लो, लिख लो, कोई भ्रम ना पालो। दुनिया के बाकी देशों को देख लो, 150% वृद्धि हो चुकी है। नाजिम साहब कहां हो महाराज? ये पीस पार्टी और जनता दल का विषय थोड़ी ना भैया, इसमें ना पढ़ो, इसमें ना पढ़ो भाई। ये कोई राशन कार्ड से मिट्टी का तेल मिलने वाला मामला थोड़ी, इनके 2 लीटर और दे दो ना ना। आपके यहां तेल पैदा हो रहा नहीं, आपके यहां तो तेल है नहीं, तो आपको बाहर से चाहिए, तो दुनिया में जो रेट होगा वही रेट लगेगा। सरल बात, सीधी। हम इसको और सरल करके बताऊं, फिर बस आप पहुंचाऊं आज के विषय पर। यह विषय बार बार उठता है, मेरी कोशिश होती है जितनी मेरे में क्षमता है, मैं विषय को वंस फॉर ऑल सेटल करना चाहता हूं। एक उदाहरण देता हूं नाजिम साहब, मैं सब्जी नहीं उगाता, ठीक, मैं सब्जी नहीं उगाता, ठीक। मेरे पास 2 विकल्प है, मोहल्ले में जो बेचने आ गया उससे ले लूं, या दूसरा मान लो ब्लिंकिट कर लूं, और तीसरा मंडी चला जाऊं। लेकिन सब्जी का रेट तो दूसरे ही लोग तय करेंगे, मैं नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं सब्जी नहीं उगाता। उतनी सरल बात तेल पर है। आप तेल पैदा नहीं करते, तेल का रेट जिनके पास तेल है वही तय करेंगे। इसमें कौन सी समस्या है? कोई रॉकेट साइंस है ना? दोबारा में आएंगे भैया। इसलिए इस बात को सब लोग समझो, इसको इशू ना बनाओ। मैंने कह दिया ना, कुतुब मीनार पर भी चढ़ जाओ नंगे बदन, पूरी दोपहरी बैठे रहो, फिर भी 1 रुपया नीचे नहीं आएगा तेल। इसलिए धूप में कम निकलो, तेल भी बचेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। वैसे भी नौतपा आने वाला है, कम निकलो घर से, पेट्रोल भी बचेगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। या कच्चे आम का पना पियो। खैर रावत साहब, एक बात आई कि कौन पढ़ता है सड़क पर नमाज। मुझे याद है इसी नोएडा में, दुनिया जहान कहानी छोड़ो, इसी नोएडा में हर शुक्रवार को, हर उसके बाहर जो वो होता था पार्क, फैक्ट्री के, वहां नमाज होती थी। फैक्ट्री में नहीं, पार्क में। सारे पार्क पैक्ड रहते थे, पूरा रोड पैक्ड रहता था, इसी नोएडा में।
समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सपा वाले भी इसकी गवाही देंगे और बसपा वाले भी और भाजपा वाले भी और जो किसी पार्टी में नहीं वो भी। ये मैं आंखों देखी बात बता रहा हूं, गूगल वाली नहीं। अब कहा जा रहा है कि कहां होती है नमाज। रावत जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारे सामने की बात है। भाई अनम्यूट कर लीजिए रावत जी। अनम्यूट है मेरा, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, अब आ रही जी। अमिताभ जी, ये बिल्कुल सच है आपकी बात। हमने बहुत सारी डिबेटें पहले भी की हैं, पार्कों पर जब नमाज अदा होती थी उस पर भी की हैं, गुड़गामा के पार्क में जो बहुत बड़ा हंगामा हुआ था उस पर भी डिबेटें की हैं, और जखीरा यहां पर भी इतना हंगामा हुआ कि पुलिस वालों को सस्पेंड करना पड़ा और मारपीट हुई थी वहां पर, जो लोग रास्ता ब्लॉक करते थे। अब वहां से स्टेशन का रास्ता जाता है, बस अड्डे का रास्ता जाता है, जखीरा के अंदर पूरी की पूरी रोड को जाम कर देते हैं 2 घंटे के लिए। फिर बोलते तो नमाज तो 2 घंटे की होती है, 2 मिनट की होती है। अरे 2 मिनट की नहीं होती, उससे पहले दरियां बिछाते हैं, तैयारी करते हैं, पूरी की पूरी इधर से रोड ब्लॉक करते हैं, उधर से रोड ब्लॉक करते हैं, और किसी को अगर स्टेशन जाना है तो ट्रैफिक में फंस जाता है और उसकी ट्रेन निकल जाएगी या उसकी बस निकल जाएगी। इतना बुरा हाल था दिल्ली के अंदर, बंबई के अंदर, कलकत्ता के अंदर, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज के अंदर यही हाल तो था। बंबई में भी था, जो दिल्ली में था, नोएडा में था, ग्रेटर नोएडा में था, वो बंबई में भी था। बंबई में जहां मुसलमान एरिया हैं वो पूरी की पूरी रोड ब्लॉक हो जाती थी, वहां से आदमी एयरपोर्ट जाए चाहे स्टेशन जाके जा नहीं सकता, इतना परेशान होता था। इसलिए ये गलत है। दूसरी चीज, अगर आप इबादत करते हो तो इबादत गांव में ही होनी चाहिए, अपने घर में करिए शांति के साथ में। आप खूब अल्लाह को याद करो, आप मोहम्मद साहब को याद करो। आप अगर मस्जिद में करते हो तो मस्जिद में शांति के साथ करिए। ये क्या सड़क के ऊपर पौ पौ पै 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 हो रही है और आप वहां पर नमाज अदा कर रहे हो, आप याद कर रहे हो, ना तो आपके कानों में वो नमाज का आनंद आएगा, ना आपका कंसंट्रेशन बनेगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये एक बहाना था कि किसी प्रकार से उन पार्कों को कब्जा करना, उन फुटपाथों को कब्जा करना। धीरे धीरे वो स्थिति ऐसी हो गई कि वहां पर छोटी छोटी बड़ी मस्जिदें बना दी गई। आज पूरी दिल्ली के अंदर आप देखें, पूरे कनॉट प्लेस के आउटर रिंग रोड के फुटपाथ पे देखें तो 6 मस्जिद बनी हुई हैं। कनॉट प्लेस के अंदर हनुमान का मंदिर है, उसके सामने एक छोटी सी फुटपाथ पे नमाज अदा करते थे हमारे सामने कुछ वर्कर, और धीरे धीरे आज वो इतनी बड़ी मस्जिद बन गई है कि वहां से ट्रैफिक जाम होता है। आप रावत रेलवे जी, स्टेशन नहीं जा सकते। पुराने संसद भवन के ठीक सामने सड़क पर मस्जिद है, पुराने संसद भवन में। जी बिल्कुल है, कस्तूरबा गांधी मार्ग के चौराहे पर मस्जिद है, मस्जिद है। जहां ये इलियासी एंड फैमिली रह रही है। और अभी और एक चीज और बताता हूं अमिताभ जी, आपके चैनल के माध्यम से वो हाईलाइट हो जाएगा। जब आप चंडीगढ़ से आते हैं, करनाल बाईपास के ऊपर आप देखें, वहां क्या किया केजरीवाल की सरकार ने, वहां पर एक बहुत बड़ी मस्जिद और डॉम बनाया है, और साथ में वहां पर एक तरफ छोटी सी कृष्ण भगवान की मूर्ति लगा दी है, यानी एक रोड के इस साइड पर मूर्ति लगा दी है और इस साइड पर बहुत बड़ी मस्जिद बना दी गई है। वहां चारों तरफ से रोड जा रही है। मतलब क्या है उस मस्जिद का बनने का? वहां पर कहां से कोई व्यक्ति घुसेगा और कैसे काम करेगा? तो ये एक इंक्रोचमेंट का बहुत आसान तरीका था, लेकिन अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और योगी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सटीक कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको शिफ्टों में किया जा सकता है, टाइम बदल के किया जा सकता है। रोड पे नमाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए, रोड खुला होना चाहिए किसी भी कीमत पर। जी धर्मेंद्र जी, रोड पर नमाज हो ही क्यों? ऐसी स्थिति ही क्यों आए कि शासन को ये बोलना पड़े कि रोड पर नमाज नहीं होगी? ये तो मुसलमान पक्ष को ही कहना चाहिए कि रोड पर नमाज हम क्यों करेंगे, हम नहीं करेंगे, नहीं करना चाहते। नहीं, उनके सारे धर्म गुरुओं को इस बात का ऐलान करना चाहिए। धर्मेंद्र जी अमिताभ जी, जी, हम ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने संविधान की शपथ ली है और लगातार उनको उत्तर प्रदेश की महान जनता ने दूसरा कार्यकाल दिया। तो अगर ये धमकी देनी पड़ रही है किसी संवैधानिक प्रमुख को एक धर्म विशेष का नाम लेकर के, तो उनके लिए डूब मरने जैसा है। अरे भाई, कानून का राज किसे कहते हैं कि जो पब्लिक कन्वीनियंस है, जो भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं, वो नियम संगत कानूनी तरीके से पूरे प्रदेश वासियों के उपयोग में, जो जैसा कानून कहता है रोड का काम रोड का है, और जो सरकारी संपत्तियां उसका जो कानून उसके हिसाब से हर किसी को इस्तेमाल करे। उसमें किसी मुख्यमंत्री को एक वर्ग को धमकी देना पड़े तो उसके लिए डूब मरने जैसा। दूसरी बात देखिए अमिताभ जी, इसको आप भी समझ रहे हैं और यहाँ बैठे हुए सारे पैनलिस्ट साथी समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने
पिछले जो 2 कार्यकाल इनका पूरा होने जा रहा है, जिन वादों के साथ, जिन विमर्श के साथ इनको सत्ता मिली थी, उस पर फेल हो गए हैं। बेरोजगारी की बात की एक बार भी इन्होंने किसी भाषण में की हो बताइए? इन्होंने महंगाई की बात की किसी भाषण में की हो बताइए? इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने की बात की किसी भाषण में की हो तो बताइए? कितनी स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार हो गई? इन्होंने अपने गोरखपुर में और झांसी में मेट्रो चलाने की बात की, वाराणसी में चल गई हो तो बताइए? सवाल ये है कि तमाम नौजवानों की नौकरियों की बात की थी, उस पर कुछ किया हो तो बताइए? ये केवल विमर्श को बदल करके, रिलीजियस मुद्दों को उठा करके अपनी सत्ता को बचाए रखना चाहते हैं। इससे इतर कुछ नहीं है, इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है। ये कोई मुद्दा नहीं बहस का मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश के नौजवान को कैसे नौकरी मिले, उत्तर प्रदेश का आम आदमी कैसे एम्पावर्ड हो, उत्तर प्रदेश की महिलाएं कैसे सुरक्षित हो, उत्तर प्रदेश का दलित कैसे सुरक्षित हो, उसके खिलाफ जो अपराध हो रहा है उससे कैसे बचे, डोमेस्टिक वायलेंस से कैसे बचे, महिला संबंधी अपराधों से उत्तर प्रदेश की हमारी बहनें, हमारी माताएं कैसे बचे। ये महत्वपूर्ण रिलेवेंट मुद्दा है। आपकी सरकार में अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फेल कहने के लिए का जो विमर्श होना चाहिए, जो उस पर चर्चा होनी चाहिए, उसको भटकाने के लिए आप इस तरह की बात लेकर के आते हैं। और ये इनका पुराना